हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में और उनका एक जो आपके ऐसे जो बेसिकली उन्होंने रेडियो ब्रॉडकास्ट पे एक स्पीच दी थी, उसको रिटन फॉर्म में लिखा गया है या उसका रिटन फॉर्म जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीडम को। ठीक है, ये आपके एक टेक्स्ट काफ़ी लंबा सा टेक्स्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है मेरी नज़रों में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो फ्रीडम जो टेक्स्ट है इसको हम एनालाइज करेंगे दो पार्ट्स में, जिसका पहला पार्ट ये वीडियो है। ओके, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में बात करें तो एक बहुत ही वर्सटाइल राइटर थे। बेसिकली इनको हम लोग ड्रामेटिस्ट के रूप में या प्ले राइट के रूप में ज़्यादा जानते हैं। इन्होंने काफ़ी पॉपुलर प्लेस लिखे हैं, जैसे पिग्मेलियन जो 1913 में इन्होंने लिखा और जिसके लिए 1925 में इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है ना। आर्म्स एंड मैन हैं, मैन एंड सुपरमैन हैं। आपके जो अंडर ग्रेजुएशन में कैंडिडा जरूर चलता होगा, तो आपने इनका एक प्ले, फेमस प्ले है कैंडिडा, वो जरूर पढ़ा होगा। अब इनका राइटिंग का अप्रोच, ये एक तरह से मॉडर्न अप्रोच है राइटिंग का इनका। ये बात करते हैं जो क्लास ऑपरेशन है, एक वर्ग विशेष का दमन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ये एडवोकेसी करते हैं सोशल इक्वलिटी की, सामाजिक समानता की, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी की। और इनका जो राइटिंग का मैनर है उसमें ज़्यादातर सोशल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। इनके जो ड्रामास हैं उनको अपन कह सकते हैं आइडिया प्लेस, है ना। ये अपने नाटक के थ्रू काफ़ी रियलिस्टिक आइडियाज़ के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये टोटल फ्रीडम की कंसेप्ट हमसे डिस्कस करते हैं। ये जो ऐसे आपके सिलेबस में हैं, ये बेसिकली एक्चुअल में फ्रीडम क्या है और हमारा जो फ्रीडम को लेकर अल्यूजन है या सॉरी इल्यूजन है, यूँ कह दो भ्रम है, हमें ऐसा लगता है कि हम फ्री हैं, लेकिन बेसिकली हम फ्री हैं नहीं। ये शॉ जो हैं इस ऐसे में या इस स्पीच में ये क्लियर करते हैं कि फ्रीडम को लेकर हमारा जो इल्यूजन है, ये एक्चुअली हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, डेमोक्रेसी में रहने के बावजूद हम किस तरह से स्लेव्स की तरह बिहेव करते हैं और बेसिकली इस फ्रीडम में भी हम स्लेवरी में जी रहे हैं। इस तरह की बातें इस ब्यूटीफुल ऐसे में की गई हैं। मैं फिर बता रहा हूं आपको, बेसिकली ये ऐसे की फॉर्म में आ गया है रिटन वर्जन में जाने के बाद। बेसिकली 100 का ये रेडियो ब्रॉडकास्ट पे एक स्पीच था। ठीक है, अब बात करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में। अगर हम, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े एक प्लेराइट हुए थे, ड्रामेटिस्ट हुए थे, लेकिन ये इमेजिनरी कैरेक्टर्स में बिलीव नहीं करते थे। इनके जो कैरेक्टर्स होते थे वो रियल लाइफ से जुड़े होते थे और जो विशेष रूप से जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको ये रियलिस्टिक मैनर में अपने प्लेस में डिस्कस करते थे। इसी कारण से इनके प्लेस को, इनके ड्रामाज को हम लोग सोशल ड्रामाज पुकारते हैं या फिर आइडिया प्लेस के फॉर्म में देखते हैं। तो सबसे पहले हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट इसका हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। देखिए साहब, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये 19वीं सेंचुरी के राइटर रहे हैं। इनका बर्थ 26 जुलाई 1856 डबलिन आयरलैंड में हुआ था। आयरिश राइटर है ना, और आयरलैंड यूरोप में ही है, जो इंग्लैंड से ज़्यादा दूर है नहीं, तो एक तरह से इंग्लिश सोसाइटी के बारे में ही ये बात करते हैं। डेथ इनकी 2 नवंबर 1950 को हुई थी। 20वीं सेंचुरी में इनकी डेथ हुई थी। हर्टफोर्डशायर इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज अ ब्रिलियंट प्ले राइट। सबसे बड़ी बात, बहुत बड़े प्ले राइट थे, बहुत बड़े क्रिटिक थे, थिंकर थे, विचारक थे, नाउन फॉर यूजिंग विट। ये अपनी राइटिंग में विट बहुत यूज करते थे, है ना, बात को कहने की चतुराई, उसे हम विट कहते हैं। एंड सटायर, इनका जो बात करने का मैनर था वो सटायरिकल था। ठीक है ना, शुगर कॉटेड टंग थी, बहुत मीठी जुबान से क्रिटिसाइज करते थे, ये विशेष ध्यान रखना। और ये विट यूज करते थे, सटायर यूज करते थे टू चैलेंज सोशल इनजस्टिस।
सामाजिक अन्याय को क्रिटिसाइज करने के लिए, एंड हिपोक्रेसी, और जो सामाजिक ढोंग है, दिखावा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहने को तो हम फ्रीडम की स्टेट में हैं, लेकिन ये प्रूव करते हैं कि बेसिकली हमारा फ्रीडम भी एक प्रकार की स्लैवरी ही है, दास्ता ही है, गुलामी ही है। ही बिलीव ट्रू फ्रीडम कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो ये मानते थे कि सच्ची स्वतंत्रता आती है जिम्मेदारी के साथ, है ना, एंड करेज, और उसमें हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, टू थिंक इंडिपेंडेंटली, आत्मनिर्भर तरीके से सोचने का, है ना, रादर देन ब्लाइंडली फॉलो ट्रेडिशन, बजाय कि हम अंधे होकर जो फ्रीडम में जो हमें परंपराएं सिखा दी गई या जो फ्रीडम की कॉन्सेप्ट हमें बता दी गई, हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर दें। उसकी बजाय इंडिपेंडेंटली सोचने का करेज होना चाहिए मनुष्य में। इवन जो सो कॉल्ड हमारा फ्रीडम है, उस स्टेट में भी इंडिपेंडेंटली सोचने का हमारा मादा होना चाहिए, हमारे अंदर करेज होनी चाहिए। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। लिटरेरी वर्क्स की बात करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के। इनके जो मेजर प्लेज है, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा पिग्मेलियन है। ये पिग्मेलियन 1913 में इन्होंने लिखा था, पब्लिश हुआ था, और 1925 में इस प्ले के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था और एक एकेडमी अवार्ड भी मिला था। ठीक है, हिज मोस्ट फेमस प्ले है अ शार्प सोशल कॉमेडी है, अबाउट क्लास, वर्ग भेद के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, एंड आइडेंटिटी, और मनुष्य जिस तरह से एक क्लास के अनुसार, एक लैंग्वेज के अनुसार अपनी आइडेंटिटी रखता है। लेटर एडेप्टेड इनटू म्यूजिकल, माई फेयर लेडी में भी इसको बाद में एडेप्ट कर लिया गया, इसको अपना लिया गया, मतलब इसका म्यूजिकल वर्जन भी माई फेयर लेडी के रूप में आप देखते हो। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन, ये भी बहुत पॉपुलर रहा है, 1894 का इनका प्ले है। अ सटायरिकल टेक ऑन वॉर, युद्ध पे एक सटायरिकल, एक तरह से टेक का मतलब राइटिंग है, एंड रोमांटिक हीरोइज्म, और जो रोमांटिक हीरोइज्म का मतलब शौर्यवाद है, मॉकिंग ट्रेडिशनल आइडियाज, मजाक उड़ाते हैं परंपरागत विचारों की, एंड ब्रेवरी की और ऑनर की, है ना। तो ये काफी सटायरिकल टोन का एक प्ले है। आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, ये भी बहुत पॉपुलर है, 1903 का इनका प्ले है। ये प्ले एक्सप्लोर करता है आइडियाज अबाउट इवोल्यूशन, विकास के बारे में, मैरिज एंड ह्यूमन पर्पस, मनुष्य का उद्देश्य क्या है। फेमस फॉर द लॉन्ग फिलोसॉफिकल डॉन जुआन इन हेल सीन, ये डॉन जुआन जो है उसका एक नरक में दृश्य दिया गया है, ये काफी फिलोसॉफिकल सीन है, तो उसके लिए मैन एंड सुपरमैन में ये सीन बहुत फेमस है। ठीक है, सेंट जॉन 1923 का, अ सीरियस हिस्टोरिकल ड्रामा अबाउट जॉन ऑफ आर्क, एम्फेसाइजिंग इंडिविजुअल कंसाइंस, जो व्यक्तिगत चेतना है, वर्सेस इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी, जो संस्थागत आधिपत्य है, उसके विरुद्ध इंडिविजुअल कंसाइंस, एक मनुष्य की, एक व्यक्ति विशेष की चेतना क्या होती है, उसके बीच का अच्छा संघर्ष इसमें बताया गया है। किसमें? सेंट जॉन में। मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन 1893 का ये प्ले है। ये टैकल करता है प्ले प्रोस्टिट्यूशन, जो वेश्यावृत्ति है, मॉरलिटी, नैतिकता, एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और आर्थिक असमानता को डिस्कस करता है। कंट्रोवर्शियल रहा है ये प्ले एंड बैंड, और इस पे प्रतिबंध भी लगाया गया फॉर इयर्स आफ्टर इट्स डेब्यू। इसने जो डेब्यू किया उसके बाद कई बार इसको बैन भी किया गया है, क्योंकि इसमें जो वेश्यावृत्ति से जुड़े इनके जो विचार थे और किस तरह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के कारण जो महिलाएं हैं वो वेश्यावृत्ति का शिकार हो जाती हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन का मैनर है उसको लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई और इस प्ले को कई बार बैन भी किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, जो 1893 का इनका प्ले था, उसको बैन भी किया गया। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मेजर बारबरा, ये 1905 का प्ले है। एग्जामिन्स कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, है ना,
उसको एग्जामिन करता है, मॉरलिटी नैतिकता, पॉवर्टी गरीबी, थ्रू द आर्म्स इंडस्ट्री जो हथियारों वाला उद्योग है, एंड चैरिटी। जैसे आज क्या है, आप अमेरिका देखिए, आर्म्स इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉपुलर है और साथ साथ में चैरिटी का ढोंग भी होता है। दूसरे देशों को लोन देना, चैरिटी में पैसे देना, मदद करने के नाम पे, एक्चुअली उससे उन देशों पे आधिपत्य, अथॉरिटी जमाना होता है, पर्पस। तो उस तरह का प्ले है मेजर बारबरा। द डेविल्स डिसिपल, शैतान का शिष्य, डिसिपल है, 1897 का है। रेवोल्यूशनरी ईरा ड्रामा, एक क्रांतिकारी युग का ड्रामा है, दैट क्वेश्चंस कन्वेंशनल आइडिया, जो परंपरागत विचार हैं उनको, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, ऑफ हीरोइज्म, शौर्य के, वीरता के, एंड सैक्रिफाइस, है ना, और बलिदान के। फिर बात करते हैं, बहुत पॉपुलर एक प्ले है कैंडिडा, जो अक्सर हम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ रखे होते हैं। कम से कम मैंने जिस साल ग्रेजुएशन की उसमें फाइनल ईयर में ये ड्रामा था कैंडिडा। फोकसेस ऑन मैरिज, पावर एंड इमोशनल मैच्योरिटी, है ना, संवेगात्मक परिपक्वता रादर देन रोमांटिक आइडियलिज्म, उस पर ये बात करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका लेगेसी नोट है। शॉ वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1925 में, एंड इज द ओनली पर्सन टू हैव रिसीव्ड बोथ, दोनों चीजें उन्होंने प्राप्त की है, a Nobel Prize and an Academy Award for Pygmalion। ये जरूर आपको याद रखना। ओके, तो इतने क्वेश्चंस जो अपन बात करते हैं, चूंकि हमारा जो शॉ का स्पीच था, रेडियो ब्रॉडकास्ट था, उसके ऊपर जो फ्रीडम के ऊपर इन्होंने जो अपने आइडियाज एक्सप्रेस किए, जिसका रिटन वर्जन हमारे सिलेबस में है, ऑलरेडी वो इतना लंबा है कि शॉ के बारे में प्रश्न कम पूछे जाएंगे। ये पिग्मेलियन के लिए इनको 1925 में नोबेल प्राइज मिला था। आर्म्स एंड द सुपरमैन, है ना, आर्म्स एंड द मैन, सॉरी, मैन एंड सुपरमैन, ये कुछ इनके कैंडिडा ऐसे प्लेज हैं जिनके बारे में आपको बेसिक सी इंफॉर्मेशन याद रखनी। बाकी हम जब इस टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे तो हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स आ जाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि शॉ के बारे में अगर हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रखते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जो लिटरेरी वर्क था उसके की फीचर्स क्या थे। देखिए, लिटरेरी एंड थीमेटिक फीचर्स की बात करें तो सोशल कमेंट्री की तरह इनका वर्क है। शॉ वॉज अ फियर्स क्रिटिक, बहुत ही भयानक एक तरह से आलोचक थे, ऑफ क्लास ऑपरेशन, जो वर्ग विशेष का दमन किया जाता, ऑपरेशन किया जाता है, दमन। पॉवर्टी, गरीबी के भी क्रिटिक थे, वॉर के, एंड सोशल हिपोक्रेसी, और जो सामाजिक ढोंग है, सामाजिक छलावा है, ढोंग है, उसके भी बहुत बड़े क्रिटिक थे। टैकलिंग प्रोस्टिट्यूशन, जैसे प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति जैसे मुद्दों को भी ये टैकल करते थे अपनी राइटिंग से। उसका एग्जाम्पल है मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, जैसा मैंने आपको बताया, कई बार इस प्ले को बैन भी कर दिया गया। और जो इंडस्ट्रियल स्लम्स पैदा हो रही है, औद्योगिकरण के कारण जो गंदी बस्तियां उत्पन्न हो रही शहरों में, वो भी डिस्कस किया है। विडोवर्स हाउसेस, है ना, विधवा महिलाओं के हाउसेस, घर, ये इनकी राइटिंग है, इनका वर्क है, उसमें ये चीजें डिस्कस इन्होंने की है। तो एक तरह से सोशल कमेंट्री करते थे, सामाजिक मुद्दों पे बातचीत करते थे। इनके प्लेस को अपन आइडिया प्लेस कहते हैं, ये काफी पॉपुलर सी बात है। अगर आप जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में अगर तो हल्की फुल्की भी जानकारी रखते हैं तो इनके प्लेस को अपन आइडिया प्लेस कहते हैं। शॉ यूज ड्रामा टू प्रेजेंट फिलोसॉफिकल डिबेट्स। शॉ ने जो लिटरेरी जॉनरा होता है ड्रामा, उसको यूज किया फिलोसॉफिकल डिबेट्स, जो मनोवैज्ञानिक किस्म की बातचीत या वाद विवाद के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए, एंड एक्सप्लोर द लाइफ फोर्स टर्निंग प्लेस इनटू इंटेलेक्चुअल फॉरम्स।
जैसे कोई बौद्धिक मंच पे चर्चा कर रहे हैं, इस तरह से इन्होंने अपने प्लेस को बदल दिया, जैसे एक बौद्धिक मंच बना दिया, फिलोसॉफिकल आइडियाज का प्लेस को एक बौद्धिक मंच बना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनके प्लेस का। इनके प्लेस में आप विट एंड ह्यूमर पाएंगे, हास्य और बात को कहने की चतुराई पाएंगे। आप जब पढ़ेंगे फ्रीडम तो आप इंजॉय करेंगे। लैंग्वेज काफ़ी सिंपल होती है और मॉडर्न डे इंग्लिश को ये यूज़ करते हैं अक्सर। जो इनके जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, आराम से हमें समझ में आते हैं। ही एम्प्लॉयड सरकास्म, वो काम में लेते थे सरकास्म, मतलब एक तरह से हास्य, व्यंग्य, ताना मारना हास्य से, वो सरकास्म होता है। एंड कॉमेडी यूज करते थे टू मेक सीरियस सब्जेक्ट्स पैलेटेबल, ताकि सीरियस सब्जेक्ट भी कैसे हो जाए, पैलेटेबल हो जाए, नमकीन हो जाए, आराम से समझ में आए। क्रिटिसाइजिंग इंस्टीट्यूशंस, और वो संस्थानों की आलोचना करते थे रादर देन पीपल डायरेक्टली। लोगों का सीधा क्रिटिसाइज नहीं करते थे लोगों को, बल्कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन से बंधे हुए होते हैं लोग, तो ये क्रिटिसाइज इंस्टीट्यूशंस को करते थे रादर देन पीपल डायरेक्टली। ठीक है। कैरेक्टर्स एज वॉइस, इनके जो ड्रामास के कैरेक्टर होते थे वो इनकी आवाज होते थे, उन्हीं के थ्रू ये अपनी बात करते थे। हिज कैरेक्टर्स ऑफन एम्बॉडी आइडियाज, उनके कैरेक्टर्स प्रतिरूप होते हैं, एम्बॉडीमेंट होते हैं, अवतार होते हैं, है ना, किसके, आइडियाज के। जैसे एलिजा डोलिटिल हैं, वो सोशल मोबिलिटी, ये हिगिंग्स हैं, ये इंटेलेक्चुअल एरोगेंस का एक कैरेक्टर बनाया गया है, जो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस, घमंड को व्यक्त करता है, हिगिंग्स नाम का कैरेक्टर। उसी तरह से एलिजा डोलिटिल है, ये सोशल मोबिलिटी को एम्बॉडी करती हैं। रादर देन जस्ट हैविंग डीप इमोशनल लाइव्स की बजाय आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं इनके कैरेक्टर। ओके, बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब शॉ जो हैं वो एक तरह से सोशल कमेंटेटर हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल किस्म की इनकी बातें हैं, फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं, और जो सोशल हाइपोक्रेसी हैं उसको अक्सर ये कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं उसकी। जो फ्रीडम का ट्रू स्पिरिट क्या होता है, सच्ची भावना फ्रीडम के पीछे क्या छुपी होती है, वो बात करते हैं। किस तरह से समाज में इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, वो किस तरह से ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन के साधन बन जाते हैं, और मनुष्य कैसे बेवकूफ बन जाते हैं उन इंस्टीट्यूशंस में बंद कर अपने आप को फ्री समझते हुए काम करने शुरू हो जाते हैं, जबकि बेसिकली वो फ्री है नहीं। ये बातें करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और इम्पॉर्टेंट बात है, ये सारी बातें चाहे क्लास इनइक्वलिटी की हों, चाहे क्लास ऑपरेशन की बातें हों, चाहे जो वर्कर्स का क्लास है, मजदूरों का वर्ग है, उसके ऑपरेशन की बात हो, चाहे विमेन प्रॉस्टिट्यूशन की बात हो, महिलाओं की जो वेश्यावृत्ति की बात हो, सभी मुद्दों पे इन्होंने खुल के बात की है, बड़ी बेबाकी से बात की है। और बात करने के लिए मैंने आपको बताया इनके जो मुख्य वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, वो सटायर होता है, विट होता है, आयरनी होता है, सरकाज्म होता है ना। तो ये इनका मैनर है, और ये डायरेक्ट, है ना, जो हार्श वर्ड्स में चीज़ों को क्रिटिसाइज नहीं करते। मैंने आपको बताया शुगर कोटेड टंग, मीठी जुबान से चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम इस ऐसे फ्रीडम के बारे में, जो बेसिकली ऐसे के फॉर्म में आ चुका है। जब इनकी स्पीच को लिखा गया तो एक तरह से ऐसे बन गया, तो उसकी बात करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉज ऐसे फ्रीडम आर्ग्यूज, ये तर्क देता है दैट ट्रू, के सच्चा, एब्सोल्यूट फ्रीडम, सच्ची और पूर्ण आजादी, इज एन इल्यूजन, ये एक भ्रम है। ठीक है। एज ह्यूमंस आर बाउंड, क्योंकि मनुष्य बंधे हुए होते हैं, बाय इनएस्केपेबल नेचुरल नेसेसिटी, इन
एस्केपेबल नेचुरल नेसेसिटीज यानी अपरिहार्य, जिससे आप बच नहीं सकते। नेचुरल नेसेसिटीज होती है, प्राकृतिक आवश्यकताएं होती है मनुष्य की, जैसे ईटिंग खाना है, स्लीपिंग सोना है, ड्रिंकिंग है ना, या क्लोथिंग है, कपड़े हैं, ये नेचुरल नेसेसिटीज हैं। ये इन एस्केपेबल हैं, इनसे आप बच नहीं सकते, अपरिहार्य हैं। और ये भी एक तरह की नेचर के प्रति स्लैबरी ही हैं, दास्तां ही हैं मनुष्य की। एंड सोसाइटल ऑब्लिगेशंस, और कुछ सामाजिक कर्तव्यों से आदमी बंधा होता है। अ स्टेट, एक ऐसी अवस्था, ही कॉल स्लैबरी, जिनको वो दास्ता पुकारते हैं, गुलामी पुकारते हैं। टू नेचर, प्रकृति को, और मैन, या मनुष्य के प्रति दास्ता। ठीक है, सोसाइटल ऑब्लिगेशन एक तरह से मनुष्य के प्रति दास्ता है, मनुष्य के प्रति दास्ता। शॉ क्रिटिसाइजेस सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, शॉ जो है वो आलोचना करते हैं जो सामाजिक ढांचा हमारा है, ये जो हमने ढांचे बनाए हैं, चाहे डेमोक्रेसी लो, चाहे कम्युनिज्म लो, ये समाज को चलाने के जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं। पार्टिकुलरली इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, विशेष रूप से जो आर्थिक शोषण हो रहा है, एंड वेस्ट लेबरी की बात है, मजदूरी में जो मजदूरी देकर लोगों को गुलाम बनाने का जो मैनर है, मेहनताना देकर अपना काम दूसरों से करवाना, मजदूरी देके, ये जो वेस्ट स्लेवरी है, इसको भी वो क्रिटिसाइज करता है। वेयर द पुअर वर्क एक्सेसिवली, जहां पे जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो अत्यधिक काम करते हैं फॉर द रिच, अमीरों के लिए। हाईलाइटिंग दैट, वो ये बात उजागर करते हैं शॉ, दैट इवन डेमोक्रेसी, के यहां तक कि जो लोकतंत्र है, ऑफर्स लिमिटेड चॉइस, वो भी आपके सामने बहुत सीमित विकल्प ही प्रस्तुत करता है। हम सोचते हैं डेमोक्रेसी में अनलिमिटेड फ्रीडम मनुष्यों को मिलता है, लेकिन इवन डेमोक्रेसी भी लिमिटेड फ्रीडम ही हमें ऑफर करता है, या लिमिटेड चॉइस ही ऑफर करता है। ही सजेस्ट्स, वो सुझाव देते हैं शॉ क्या सुझाव देते हैं, दैट जेन्युइन फ्रीडम, ये वास्तविक स्वतंत्रता, लाइज नॉट, निहित नहीं होती इन एस्केपिंग ऑल कॉन्स्ट्रेंट्स, सारी सीमाओं या सारी बाधाओं से हम भाग जाएं, सारा जो कॉन्स्ट्रेंट्स है, हमारे लिमिटेशंस हैं, उनसे हम बच निकलें, उसमें सच्ची स्वतंत्रता निहित नहीं है। बट इन बैलेंसिंग, बल्कि संतुलित करने में है इंडिविजुअल नीड्स, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, विथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी के साथ, विथ लेजर, जिसमें फुर्सत का समय, बीइंग द क्लोजेस्ट, वो सबसे निकट की चीज है, टू ट्रू लिबर्टी, जो ह्यूमंस प्राप्त कर सकते हैं, है ना। लेजर को इन्होंने सच्ची लिबर्टी के सबसे नजदीक की चीज माना है। एक आदमी को लेजर कितना मिलता है, वो ट्रू लिबर्टी को डिफाइन करता है, यानी जो सच्ची स्वतंत्रता से सबसे निकट की चीज है जो मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं, वो है लेजर। लेजर एक तरह से आदमी को कितना फ्रीडम मिला हुआ, वो उसको डिफाइन करता है। फुर्सत का समय आदमी को कितना मिलता है अपने खुद के लिए, जिसमें वो अपने आप को एंटरटेन कर सकें, शांति से बैठ सकें, अपनी इंडिविजुअलिटी को आइडेंटिफाई कर सकें फुर्सत के समय में। वो फ्रीडम के सबसे निकट की चीज शॉ ने किसी चीज को माना है, तो वो लेजर को माना है दोस्तों, ठीक है, जो मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। अब आप जब टेक्स्ट को पढ़ोगे तो रियल लाइफ पीपल मेंशन किए गए, वो कौन कौन से नजर मार लेते हैं। हालांकि मैंने इस ऐसे का जो नोट्स बनाया है वो इतना शानदार बनाया है कि जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे, जहां जहां जिस व्यक्ति का रेफरेंस आ रहा है, हमने उसकी पूरी डिटेल विद पिक्चर, और किस लिए वो जाना जाता है, हर वॉर के बारे में, हर ऐसा कोई भी शख्स जिसकी बात इस ऐसे में की गई है, हमने सबकी डिटेल दी है आपको, ताकि आपको पता रहे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबके दिए हैं। तो कार्ल मार्क्स आप जानते ही हो, बहुत पॉपुलर एक तरह से सोशलिस्ट रहे हैं। सॉ रेफरेंसेस मार्क्स हु एडवोकेटेड दैट लॉ वाज द ओनली वे टू एबॉलिश स्लैवरी,
कार्ल मार्क्स मानते थे कि लॉ, कानून ही एक तरीका है दासता को एबोलिश करने का, समाप्त करने का। ठीक है, थॉमस मूर की बात हुई है। ही इज मेंशन फॉर होल्डिंग अ सिमिलर व्यू टू मार्क्स, जैसे ही व्यू उनके थे। बिलीविंग दैट पीस वुड बी अचीव्ड, कि शांति तभी प्राप्त होगी इफ एवरीवन डिड देयर ओन वर्क, जब हर व्यक्ति अपना खुद का काम करें, विदाउट बर्डनिंग अदर्स, दूसरों पे बिना बोझ डाले, है ना। अक्सर क्या होता है, पैसे वाले अपनी जो इवन जो फिजिकल नीड्स होती हैं उसको भी अन्य पे थोप देते हैं पैसे के बल पे, और इवन लोगों को इस तरह से एम्प्लॉय करते हैं कि लोग उनके लिए कमाते हैं और वो बैठ के मजे लेते हैं। तो इसको कंडेम किया, इसकी निंदा की, इसको क्रिटिसाइज किया है कार्ल मार्क्स ने भी, थॉमस मोर ने भी। एरिस्टोटल, अरस्तु की भी बात हो रही, जिक्र हुआ इसमें। सॉ डिस्कसेस एरिस्टोटल्स प्रोपोजिशन यानी विचार, दैट स्लेवरी वाज एसेंशियल फॉर गवर्नमेंट्स टू फंक्शन एफिशिएंटली। एरिस्टोटल ने कहा है कि दासता जरूरी थी फॉर गवर्नमेंट्स, सरकारों के लिए, टू फंक्शन एफिशिएंटली, जिससे वो प्रभावशाली तरीके से फंक्शन कर सके। अब देखो कितनी विचित्र बात है भाई, सरकारें अगर स्लैबरी नहीं होगी तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। भाई आप देखो, एक कलेक्टर होता है, उसके नीचे भी एक तरह से कितने एम्प्लॉयज होते हैं, वो एक तरह से कलेक्टर साहब जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं, स्लेव की तरह फंक्शन करते हैं, है ना। आज मोदी जी हैं, उनके लिए नीचे कितने ऑफिशियल्स लगे हुए हैं उनके कार्यों को डिस्चार्ज करने में, ड्यूटीज डिस्चार्ज करने में। तो एक तरह से गवर्नमेंट भी एफिशिएंटली फंक्शन कर पाए, तो एरिस्टोटल कहते थे कि उसके लिए एसेंशियल था स्लेवरी होना। बड़ी विचित्र बात है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉज ऐसे, विच इज द टेक्सचुअल वर्जन, ये देखो टेक्सचुअल वर्जन है ऑफ 1935 रेडियो ब्रॉडकास्ट का। याद रखना ये डेट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 1935 में जो रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था, टाइटल फ्रीडम, जिसका शीर्षक इन्होंने फ्रीडम ही रखा था, प्राइमरीली डिस्कसेस, प्राथमिक रूप से ये चर्चा करता है, फिलोसॉफिकल एंड पॉलिटिकल फिगर्स, ऐसे कुछ फिलोसॉफिकल दार्शनिक जैसे अरस्तु हैं, कार्ल मार्क्स हैं, और पॉलिटिकल फिगर्स हु हैव रिटन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जिन्होंने आजादी की कॉन्सेप्ट पे लिखा है, एंड स्लेवरी, दासता की कॉन्सेप्ट पे लिखा है, उन फिगर्स को इंक्लूड करता है अपने डिस्कशन में। इट डज नॉट फीचर फिक्शनल कैरेक्टर, इसमें कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। इन द ट्रेडिशनल लिटरेरी सीन, कोई भी परंपरागत साहित्यिक दृश्य के कोई फिक्शनल कैरेक्टर यहाँ पे नहीं है। रियल लाइफ पीपल हैं जिन्होंने फ्रीडम के बारे में लिखा है, लिबर्टी के बारे में लिखा है, स्लेवरी के बारे में लिखा है। ऐसे जो पर्सोनिज हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, इस ऐसे में शॉ उनको डिस्कस करते हैं, उनका रेफरेंस लाते हैं। क्लियर? अब हम टेक्स्ट की तरफ बढ़ जाएं बाबू, बिल्कुल बढ़ते हैं। देखिए, शॉ के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। ये 1935 का रेडियो ब्रॉडकास्ट था शॉ का, जिसका टाइटल फ्रीडम रखा गया था। आज हम उसको टेक्सचुअल फॉर्म में पाते हैं, है ना, टेक्स्ट के फॉर्म में पाते हैं। ये हमारा टेक्स्ट है जो रेडियो पे शॉ ने डिस्कशन के दौरान जो बातें कही, वही हमारा ऐसे है दोस्तों। ठीक है, तो देखो बात करते हैं। सो स्ट्रेट अवे पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट इज अ परफेक्टली फ्री पर्सन, एक पूर्ण रूप से मुक्त व्यक्ति क्या है। एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, अ पर्सन हु कैन डू, एक व्यक्ति जो कर पाए, व्हाट ही लाइक्स, जो भी वो चाहे, व्हेन ही लाइक्स, जब भी वो चाहे, एंड वेयर ही लाइक्स, और जहां भी वो चाहे, है? वो कर पाए जो भी वो चाहे, जब भी चाहे, जहां भी चाहे वो कर सके। और डू नथिंग एट ऑल, या फिर कुछ भी नहीं करें। इफ ही प्रिफर्स इट, यदि वो कुछ भी नहीं करने को प्राथमिकता देता है तो कुछ भी ना करें, वो परफेक्टली फ्री पर्सन है।
जो अपनी मर्जी से चले। वेल, खैर, देयर इज नो सच पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। हाथों क्लैरिफिकेशन दे दिया गया। एंड देयर नेवर कैन बी एनी सच पर्सन, और ऐसा व्यक्ति कभी हो भी नहीं सकता। ठीक है, कैसा व्यक्ति? हु डज व्हाट ही लाइक्स, व्हेन ही लाइक्स, वेयर ही लाइक्स, और मे डू नथिंग इफ ही लाइक्स। ठीक है, ऐसा व्यक्ति हो भी नहीं सकता। वेदर वी लाइक इट और नॉट, चाहे हम चाहें या न चाहें, वी मस्ट ऑल स्लीप, हम सबको सोना पड़ता है। फॉर 1/3 ऑफ आवर लाइफ टाइम, जीवन का हमारा 1/3 भाग है, उसमें हमें नींद लेनी पड़ती है बाबू। वॉश, नहाना धोना पड़ता है। ड्रेस, कपड़े पहनने पड़ते हैं। एंड अनड्रेस, और कपड़े उतारने भी पड़ते हैं, चेंज भी करने पड़ते हैं। वी मस्ट स्पेंड, हमें बिताना पड़ता है, अ कपल ऑफ आवर्स, 1-2 घंटे, ईटिंग खाने में, एंड ड्रिंकिंग पीने में। वी मस्ट स्पेंड नियरली एज मच, हमें करीब करीब उतना ही समय, उतना मतलब कपल ऑफ आवर्स लगाना पड़ता है इन गेटिंग अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में भी हमें इतना ही समय लगाना पड़ता है, 1-2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। फॉर हाफ द डे, आधे दिन तक तो, आधे दिन के लिए तो वी आर स्लेव्स टू नेसेसिटीज, हम ऐसी आवश्यकताओं के दास हैं, गुलाम हैं, विच वी कैन नॉट शर्क, जिनसे हम बच नहीं सकते। ठीक है, वेदर, चाहे वी आर मोनक्स, चाहे हम सम्राट हैं, विद 1,000 स्लेव, हजारों गुलाम या दास वाला सम्राट हैं, जिसके हजारों दास हैं, गुलाम हैं। और हम्बल लेबरर्स है, चाहे हम विनम्र से, तुच्छ से श्रमिक हैं, विद नो सर्वेंट्स, जिनके कोई नौकर नहीं है काम करने के लिए, बट सिवाय, बट आया प्रेपोजिशन के रूप में, एक्सेप्ट देयर वाइव्स, पत्नियों के अलावा उनको अटेंड करने के लिए कोई सर्वेंट्स हैं नहीं, ऐसे भले ही हम लेबरर्स हैं। एंड द वाइव्स मस्ट अंडरटेक द एडिशनल हेवी स्लैवरी, और पत्नियों को एक अतिरिक्त भारी दास्ता को हाथों में उठाना पड़ता है, उसका जिम्मा उठाना पड़ता है, ऑफ चाइल्ड बेयरिंग, बच्चे उत्पन्न करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी, अतिरिक्त दास्ता। इफ द वर्ल्ड, यदि दुनिया, इज स्टिल टू बी पीपल, यदि दुनिया में लोग आपको भरने हैं, देखो पीपल वर्ड को वर्ब बनाया गया, यानी जनसंख्या उत्पन्न करना, है ना। अगर संसार में हमें जनसंख्या बसानी है, पीपल करना वर्ल्ड को, तो पत्नियों को एक अतिरिक्त हैवी स्लैवरी, भारी दास्ता को अंडरटेक करना पड़ता है। और वो हैवी स्लैवरी है क्या? चाइल्ड बेयरिंग, बच्चे धारण करना, बच्चे उत्पन्न करना, ये हैवी स्लैवरी एडिशनल है विमेन क्लास को, वाइव्स को जो सौंपी गई है, नेचर ने उनको सौंपी है। ओके, गॉट इट। कहने का मतलब कुछ ऐसी नेचुरल नेसेसिटीज होती है जो हमें नेचर का स्लेव बना देती हैं, दास बना देती हैं। वी हैव टू डू दैम, वी कैन नॉट अवॉइड दैम। दीज नेसेसिटीज आर इनएस्केपेबल, अपरिहार्य हैं हमारे लिए। ओके, दीज नेचुरल जॉब्स, ये जो प्राकृतिक कार्य हैं, कैन नॉट बी शर्क्ड, इनसे आप शर्क नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। बट दे इन्वॉल्व अदर जॉब्स, लेकिन उनके अंदर अन्य जॉब्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनसे बच तो नहीं सकते। उल्टा इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में कुछ अदर जॉब्स भी आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं, विच कैन, है ना। लेकिन ये जो एक्टिविटीज है, जो नेचुरल जॉब्स हैं, इसमें कुछ अदर जॉब्स भी होते हैं जिनको हम शर्क कर सकते हैं, उनसे आप बच सकते हो। एज जैसे, अब देखो कैसे बच सकते हो कुछ टास्क से। वी मस्ट ईट, हमें खाना पड़ता है।
तो वी मस्ट फर्स्ट प्रोवाइड फूड। तो खाने के लिए हमें भोजन की उपलब्धता भी करनी पड़ती है। पहला काम ये हो गया भाई, अगर घर में फूड ही प्रोवाइड नहीं करोगे आप पत्नियों को, तो आप खाओगे कैसे बाबू। एज वी मस्ट स्लीप, चूंकि हमें सोना पड़ता है, वी मस्ट हैव बेड्स, तो उसके लिए फिर पलंग भी होने जरूरी है। एंड बेडिंग इन हाउसेज विद फायर प्लेसेस, और बेडिंग सोने की जगह घर में होनी चाहिए विद फायर प्लेसेस, जिसमें आग जलाने की जगह हो। भाई इंग्लैंड ठंडा देश है यार, आयरलैंड ठंडा देश है। एंड कोल्स, कोयला भी चाहिए, चारकोल चाहिए। एज वी मस्ट वॉक थ्रू द स्ट्रीट, चूंकि हमें गलियों से गुजरना पड़ता है, तो वी मस्ट हैव क्लोथ्स, हमें कपड़े भी हमारे पास होने चाहिए टू कवर आवर नेकेडनेस, जिससे हमारा जो नंगापन है उसको हम ढक पाए। ठीक है। नाउ फूड एंड हाउसेस एंड क्लोथ्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन लेबर, इनको आप मानवीय श्रम से उत्पन्न कर सकते हो, पैदा कर सकते हो, इनका उत्पादन कर सकते हो। बट व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, लेकिन जब वे पैदा हो जाते हैं तो दे कैन बी स्टॉलन, उनको चुराया भी जा सकता है। कैसे देखो, इफ यू लाइक हनी, यदि आपको शहद पसंद है, तो यू कैन लेट द बीज प्रोड्यूस, तो आप मधुमक्खियों को शहद बनाने देते हैं। इट बाय देयर लेबर, अपने परिश्रम से मधुमक्खियां शहद बना लेती हैं। एंड देन स्टील इट फ्रॉम देम, फिर आप मधुमक्खियों से शहद चुरा लो। मधुमक्खियों ने फूड है हनी, उसको प्रोड्यूस कर लिया, आप हनी चुरा सकते हो उनसे। इफ यू आर टू लेजी, यदि आप इतने आलसी हैं टू गेट अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि आप खुद के बूते ऑन योर ओन लेग्स, अपने खुद की टांगों के ऊपर, ये टांगों के बल पे इधर उधर नहीं जा सकते, इतने अगर आप लेजी हैं, तो यू कैन मेक ए स्लेव, आप दास बना सकते हैं। किसको? आप हॉर्स, घोड़े को, यानी आप घोड़े को अपना दास बनाकर अपने लिए काम में ले सकते हैं इधर उधर जाने के लिए, है ना। एंड व्हाट यू डू टू अ हॉर्स, और जो चीज आप एक घोड़े के लिए घोड़े के साथ करते हैं, और ए बी, या एक मधुमक्खी के साथ करते हैं, यू कैन आल्सो डू टू ए मैन, वो आप एक मनुष्य के साथ भी कर सकते हैं, और वुमन या महिला के साथ, और ए चाइल्ड या बच्चे के साथ, इफ यू कैन गेट द अपर हैंड ऑफ देम, यदि उन पे आपका हाथ भारी है, यानी अगर आपका नियंत्रण उन पे है, आपका अपर हैंड है, वो आपके नियंत्रण में है, तो आप एक इंसान से, एक औरत से, बच्चे से भी ये चीजें करा सकते हैं। अक्सर हम कराते ही है भाई, वाइफ से खाना पकवाते ही हैं, बच्चे से कहते हैं थोड़ा मेरा जूते लाना बेटा, सॉक्स लाना बेटा, मोजे लाना, है ना। तो ये काम हम बच्चों से करवाते ही, क्योंकि हमारा उन पे अपर हैंड होता है, यानी वो हमारे नियंत्रण में होता है। ठीक है ना, अपर हैंड है। अब चाहे अपर हैंड बाय फोर्स है, अपर हैंड दो तरह से होता है, या तो ताकत, आपकी जो सोशल स्टेटस है वो उनसे ऊपर है, जैसे आप अधिकारी हैं, तो बाय फोर्स, देखो आप जो आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं, वो जवानों से सब तरह के काम कराते हैं बाय फोर्स, या फ्रॉड करके, या धोखा देके, और ट्रिकरी ऑफ एनी सॉर्ट, या किसी प्रकार की चालाकी से। जैसे अपन कहते हैं भाई बच्चों का कर्तव्य है, बड़ों का कहना मानना चाहिए, ये काम निकलवाने का एक तरीका है जो बड़े काम में लेते हैं। या बाबा वगैरह हैं, साधु संत, ये भी आम इंसानों से तरह तरह के काम कराते हैं, चाहे फ्रॉड करके करो, चाहे टिकरी कर दे, ये तो टिकरी शब्द हैं चालाकी से, ऑफ एनी सॉर्ट, किसी भी प्रकार की चालाकी, और इवन बाय टीचिंग देम, या उनको ये सिखाकर दैट इट इज द रिलीजियस ड्यूटी, कि ये उनका धार्मिक कर्तव्य है, टू सेक्रीफाइस देयर फ्रीडम टू योर्स, कि वो अपने आज़ादी या अपनी स्वतंत्रता का बलिदान कर दें, टू योर्स, आपके सामने, या आपकी स्वतंत्रता के प्रति। अब इस बात को समझो, अक्सर हम देखते हैं कि मनुष्य अपना काम दूसरों से करवाने की प्रवृत्ति रखता है। अब चाहे वो उम्र का हवाला देके, प्राइमोजेनिचर, ज्येष्ठता का बेनिफिट उठा के, कि भाई मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, तुम ये काम करो, ये क्या एक तरह की टिकरी है। पानी आपको पीना है, लेकिन अगर आपके सामने बच्चा है तो आप प्रेफर करेंगे कि बच्चा आपके लिए उठकर जाए, ग्लास भर कर लाएं, और आप बैठे बैठे आराम से पानी पी लें।
जबकि पानी पीना बेसिक नेसेसिटी किसकी है? आपकी खुद की है। लेकिन इस नेसेसिटी को भी आप दूसरों से करवा रहे हैं, और पानी सप्लाई कोई और कर रहा है, पानी प्रोड्यूस जमीन से निकालने का काम कोई और कर रहा है, आपके घरों तक पहुंचाया जा रहा है, फिर आपके मुंह तक पहुंचाने के लिए भी आप किसी दूसरे को क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। एक टिकेरी की चाहे प्राइमोजेनिचर का हवाला देके, आपकी उम्र की ज्येष्ठता का हवाला देकर, या उदाहरण के लिए कई बार ऐसे साधु संत हैं, अपन उनके चरण धोते हैं, है ना, दूध से चरण धोते हैं, है ना। तो ये सब महाराज साहब की सेवा में लगे होते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये हमारा क्या है? रिलीजियस ड्यूटी है, ऐसा करना धार्मिक कर्तव्य है। तो धर्म का हवाला देकर भी मनुष्य अन्य मनुष्यों से काम करवा लेता है। ये भी एक तरह की क्या है? टिकरी है। टिकरी का मतलब चालाकी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे रिश्तों की बुनियाद पे भी हम दूसरों से काम कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कपड़े पहनना मेरी नेसेसिटी है, तो इनको मेंटेन रखना किसकी नेसेसिटी है? मेरी है। लेकिन मैं अपने जो क्लोथ्स हैं उनको ब्रश करवाना या वॉश करवाने का काम पत्नी को सौंप देता हूँ, क्योंकि पति का जो सोशल स्टेटस होता है वो इंडियन सोसाइटी में पैट्रियार्कल सोच के कारण आदमी का ज़्यादा बड़ा मान लिया जाता है। एक्चुअली है वह कुछ नहीं, इक्वलिटी होनी चाहिए। आई डोंट फेवर कि पत्नियां कोई तरह से इन्फीरियर होती हैं या पति सुपीरियर होते हैं। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, है ना। जेंडर इक्वलिटी मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन आप देखो प्रैक्टिकली होती है क्या? ये सोशल हिपोक्रेसी है ना, सामाजिक ढोंगी है कि एक तरफ तो हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महिलाओं को इन्फीरियर मान लिया जाता है अक्सर कुछ चीज़ों को करने के लिए, जैसे वो डेजिग्नेटेड हैं या प्रीडेस्टाइंड हैं, पहले से उनके भाग्य में ऐसा लिखा है कि वो ये करें, जबकि गलत है, ठीक है ना। गलत तो गलत ही है। अब किस आधार पे भाई पति का सोशल स्टेटस हाई हो गया पत्नी से? आप देखो ऐसी पत्नियां जो फर्स्ट ग्रेड हैं या कलेक्टर बनी और उनके पति अगर कोई जॉब में नहीं है, तो उनका सोशल स्टेटस एक बार देख लेना जरा, मुझे बताना कपड़े कौन धोता है, खाना कौन पकाता है। उसी तरह से प्राइमोजेनिचर भी एक, यानी ज्येष्ठता, बड़ा होना उम्र में, ये भी एक पहले से एक स्पेशल राइट की तरह ले लिया जाता है कि वो दूसरों से काम करवाएगा। और फिर आपके पास अगर पर्याप्त पैसे हैं, आप अमीर हैं, तो अक्सर आप दूसरों से वेजेस के बेस पे काम करवा लेते हैं अपनी खुद की फिजिकल नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए। तो कहने का मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात बिल्कुल सही है कि ऐसी भी चीजें हैं जो नेचुरल नेसेसिटीज के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इनको भी हम दूसरों के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं इन नेचुरल नेसेसिटीज को पूरा करने में, उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो हम दूसरों से करवा सकते हैं, ठीक है।